Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrata Vasis, your SSC teacher. Today we are going to read our remaining chapter with the Charter Acts. देखो बेटा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना जो एम्पायर था, अपना जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा फैलाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी थी उसके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस अपनी स्टेबलाइजिंग, मतलब कि उनका जो कंट्रोल था वो पूरे इंडिया में बना रहे, उसके लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स लागू किए। ये क्या थे एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। A series of charter acts were also introduced by the British for effective administration and stabilizing their control. ये एक सीरीज थी बेटा चार्टर एक्ट्स की, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी? ब्रिटिश के द्वारा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी जो शासन था बेटा, अपना जो साम्राज्य था उसको चलाने के लिए कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन थे भाई, उनका जो कंट्रोल बना रहे, उसके लिए अलग अलग जो प्रशासन था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इन एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। द इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ दैम वर एज फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। फर्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। पहला जो एक्ट चार्टर एक्ट था वो 1793 में। उससे पहले बेटा रेगुलेटिंग एक्ट जो था, पिप्स एक्ट, इंडिया एक्ट था, वो चलाया गया था ब्रिटिश द्वारा। ये हम लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल। अब जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपनी जो शक्ति थी उसको ओवरराइड किया। अब ये जो निर्णय थे वो किसके द्वारा शो किया? उन्होंने काउंसिलिंग के द्वारा, एक सभा द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल इन केस ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द काउंसिल। और एक जो वाइस प्रेसिडेंट थे बेटा, उपराष्ट्रपति कह सकते हैं आप इसको, उसको अपॉइंट किया गया। कब? कि जब भाई जो गवर्नर जनरल है अगर वो वहाँ पर नहीं हो किसी भी केस में, किसी भी रीज़न से, तो उनके एब्सेंस में जो काउंसिलिंग है उसको कंट्रोल करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। द मेंबर्स ऑफ कंपनी वर नाउ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज़। उसके बाद बेटा सेकंड है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया केम टू एन एंड। अब जो कंपनी था उसका जो मोनोपोली यानी कि एक त्रिकरण था भारत में व्यापार को लेकर, अब वो उसका अंत हुआ। दस ट्रेड इन इंडिया वाज नाउ ओपन टू ऑल इंग्लिश मैन। अब जो ट्रेड था वो जितने भी इंग्लिश मैन थे, जितने भी ब्रिटिश पीपल्स थे, सभी के लिए ओपन हुआ। द कंपनी स्टिल enjoyed monopoly of trade with China and trade in tea. A sum of ₹10 lakh was to be spent annually on revival of India's literature and promotion of scientific knowledge. बेटा हर साल या एनुअली कह सकते हैं हम कि स्पेंड किए जाते 10 लाख रुपए भारतीय जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा और जो साइंटिफिक नॉलेज थी यानी कि उनके वैज्ञानिक जो ज्ञान था उसको बढ़ाने के लिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई जो एक्ट इन्होंने लागू किए थे, इनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं इनमें, ठीक है। द कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। कंपनी ने जो मोनोपोली ट्रेड था यानी कि जो एक अधिकार था बेटा व्यापार का चाइना के साथ, वो उन्होंने गंवा दिया। द एक्ट पेव्ड वे फॉर एक्विजिशंस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय यूरोपियंस इन इंडिया। और बेटा जो एक्ट था वही, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो भूमि अधिग्रहण, एक्विजिशन होता है बेटा, अधिग्रहण जो यूरोपियंस थे उनके द्वारा भारतीय जो भूमि थे उसके अधिग्रहण के लिए रास्ते खोले गए। बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास वर प्लेस्ड अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। ये प्लेसेस थे जो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे गवर्नर जनरल के। उसके बाद बेटा चार्टर एक्ट ये एक और रहता है। फोर्थ मेंबर कॉल्ड द लॉ मेंबर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव पर्पस। और बेटा चौथा जो सदस्य था उसको लॉ मेंबर कहा जाता था गवर्नर जनरल काउंसिल में, जिसको ऐड किया गया था किसके लिए? लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, यानी कि लोकसभा के पर्पस के लिए। फिर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द लॉ मेंबर वाज मेड अ फुल फ्लैग्ड मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। उसके बाद बेटा जो लॉ मेंबर था, द काउंसिल वाज टू एक्सरसाइज इट फंक्शन ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट।
ब्रिटिश पार्लियामेंट के बेस पर बेटा उनकी जो काउंटिंग थी, उनके जो काम थे, उनके फंक्शन, उनके कार्य की जो काउंसलिंग की गई। उसके बाद है भाई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स जुडिशियल होता बेटा न्यायिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, यानी कि न्यायिक प्रशासन। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1772 में भाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स थे वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, यानी कि न्यायिक जो प्रशासन था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव ए दीवानी अदालत, जिसको सिविल कोर्ट कहा जाता है, एंड ए फौजदारी अदालत, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, वो लागू की गई। अब देखो दीवानी अदालत क्या था। द दीवानी अदालत वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय द कलेक्टर। जो दीवानी अदालत थी बेटा वो प्रेसिडेंट की जाती थी कलेक्टर के हाथों। हिंदू एंड मुस्लिम लॉ वर टू बी अप्लाइड फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम रिस्पेक्टिवली। और इसमें जो हिंदू और मुस्लिम जो कानून थे उनको अप्लाइड किया गया था हिंदू और मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट में उनके लिए। द फौजदारी अदालत और द क्रिमिनल कोर्ट वाज प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। दे गोट असिस्टेंस फ्रॉम द काजीज एंड मुफ्तीज। In 1833, a law commission was appointed. It was given the task of codification of India laws. Consequently, the Indian Penal Code was compiled that laid the ideal of one law for all, एक कानून सभी के लिए. This meant that one uniform law would be applicable for both the Indians and English in matters of जुरिडिक्शंस। इसका मतलब ये क्या होता था बेटा, न्यायिक जो रियासत थी उसमें भारतीय और जो अंग्रेज उन सभी के लिए एक ही कानून बनाया गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का, आर्मी। इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट आर्मी। अब देखो बेटा जो ध्वनि साउंड सिस्टम, ध्वनि सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रशासन के द्वारा ये बहुत ही ज़रूरी था फॉर द ब्रिटिश टू ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट आर्मी, कि वो एक अच्छी जो सेना है वो तैयार करें। द आर्मी वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप ए चेक ऑन फॉरेन इन्वेशंस एंड इंटरनल रिवोल्ट्स ऑफ रूलर्स। जो आर्मी से उसको काम क्या दिया गया कि जो विदेशी जो इन्वेंशंस हैं, खोजें हैं, उनको चेक करें, एंड इंटरनल और जो आंतरिक जो रिवोल्ट्स हैं, जो रूलर्सों के द्वारा जो क्रांतियाँ की जा रही हैं उनको चेक करें। एन एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज एंड पीसफुल मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और एक्सपेंशन करें, टेरिटरीज को बढ़ावें यानी कि रीजन्स को बढ़ाएं, एंड शांतिपूर्ण जो मेंटेनेंस है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उसको बनाए रखें। उसके बाद द आर्मी मेनली, देखो बेटा आर्मी के वर्क बताए गए हैं कि जो आर्मी है मेनली कंसाइडेड फॉर Indian soldiers or sepoys. The higher rank of the army were reserved for the British, और जो उच्च जो रैंक थी वो रिजर्व की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि उसमें जो उच्च जो पद होते हैं बेटा, हाई रैंक होती है, उसमें ब्रिटिश पीपल्स ही इन्वॉल्व थे। एंड इंडियन कुड राइज ओनली द रैंक ऑफ ए सूबेदार, और उनको सिर्फ सूबेदार तक की ही रैंक दी गई थी। मोर अटेंशन वाज गिवन टू द इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द आर्मी। Soldiers were trained in the European methods of warfare and their lives were made more disciplined. और जो शोल्डर्स थे बेटा उनको ट्रेन किया जाता था यूरोपियन मेथड से, और काफ़ी ज़्यादा वो डिसिप्लिन में रहते थे। दे आर्मी ऑफिसर्स इन बंगाल वर पेड मोर देन देयर कंटर पार्ट्स इन बॉम्बे एंड मद्रास। और ये जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो सेना के ऑफिसर्स थे बंगाल में, वो काफ़ी ज़्यादा पेड किया जाता था उनको, तब देयर काउंटर पार्ट्स मुंबई एंड मद्रास, जो मद्रास और बॉम्बे में काउंटर पार्ट्स होता है बेटा समकक्ष। उसके बाद पुलिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इज क्रिएटेड टू हैव एस्टेब्लिश ए रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया, स्थापित की एक रेगुलर पुलिस फोर्स, पुलिस सेना भारत में। From 1792 every district was divided into a number of थानास। हर जो डिस्ट्रिक्ट था बेटा 1792 में उनको थाना, जैसे लोकल हम लैंग्वेज में बोल देते हैं पुलिस स्टेशन को थाना,
तो उसमें डिवाइड किया गया। ए दरोगा वाज द हेड ऑफ द थाना, और जो दरोगा होता था वो थाने का हेड होता था। ही वाज एसिस्टेड बाय पुलिसमैन इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और ये एसिस्ट करता था एक जो पुलिसमैन है, ठीक है, पुलिसकर्मी है, उसके द्वारा उसके जो लॉ और जो ऑर्डर थे, कानून और जो उनके आदेश होते थे, उनको मेंटेन करता था। द जमींदार्स वर deprived of their task of maintaining peace in the districts. The daroga was usually an Indian, और जो दरोगा होते थे बेटा वो मोस्टली भारतीय ही होते थे। The darogas of various police stations were under the district superintendent who was generally a British, और जो दरोगा थे बेटा वो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, वेरियस पुलिस स्टेशंस वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग होते थे जिले में। हु वाज जनरली एज ब्रिटिश, और जो सुपरिटेंडेंट होते थे मोस्टली ब्रिटिश होते थे। द चौकीदार्स लुक्ड आफ्टर द विलेज, द कोर्ट वाज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन्स, द पुलिस वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन। अब देखो बेटा जो कानून के जो पुलिस के जो वर्क थे वो क्या थे कि वो मेंटेनेंस करते थे, जो अंदर के जो लॉ है का ऑर्डर्स हैं उनको। प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स, चोरों से रक्षा करते, डाकू से, ठगों से बचाते थे। इंश्योर सेफ्टी ऑफ हाईवेज, और जो वहाँ के जो हाईवेज होते थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पुलिस फोर्स पे ही थी। उसके बाद द पुलिस ऑफन रेजोर्टेड टू वायलेंस, करप्शन एंड bribery. Often it came as a distress. It tortured and killed people in the name of maintain peace. Lack of education, education की कमी की वजह से, poor salaries and an absence of privileges as compared to the British soldiers were the main factor responsible for this conduct of police. अब देखो बेटा पुलिस को कंडक्ट करने का उनका मेन फैक्टर क्या था कि शिक्षा की कमी और वेतन जो कम होता बेटा, उनकी जो सैलरीज थी उसकी कमी की वजह से उन्होंने पुलिस को कंडक्ट किया, और उसमें मोस्टली जो मेंबर्स थे वो इंडियंस को हायर करते थे। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ भाई। इस चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड करना, वीडियोस को बार बार देखना अगर समझ नहीं आए तो। बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम।